का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओपन जेएस एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने जो श्रृंखला चलाई है सफलता बैच की, उसका जो हमारा जो आज जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन का है, गुरुत्वाकर्षण बल का है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम गुरुत्वाकर्षण बल का जो है पूरा बेसिक से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि आवाज़ हमारी जो है क्लियर है और आपके पास वीडियो जो प्रॉपर मात्रा में पहुंच रहा है। तो एक बार कमेंट करके क्लियर बोल दीजिए, तो हम जैसे है कि आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा तेज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जहाँ भी समझ में ना आए तो वहाँ आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, थोड़ा हम स्लो भी हो जाएंगे। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून। गंगाराम यादव, गुड आफ्टरनून। ओनली सक्सेस जी, गुड आफ्टरनून। ट्रेडिंग विथ एजे, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा नमस्कार है। एक बार सभी लोग जल्दी से आ जाइए। अक्की जी, गुड आफ्टरनून। तो हम आपको क्या है आज गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उसको न्यूटन ने हमारे जो खोज किया था, उन्होंने जो सेब को नीचे गिरा था ना पेड़ से, तो उसी पे पूरा बेस पे आधारित है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, ऊंचाई से उसको गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की तरफ क्या है, खिंचती हुई चली जाती है। अर्थात पृथ्वी की तरफ कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है जिससे कि किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वह ऑटोमेटिक क्या है, नीचे की तरफ गिरने लगती है। ठीक है, गिरने लगती है। तो वही हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसको न्यूटन जी ने इसका खोज की, जिसको बोला गया गुरुत्वाकर्षण बल, कि हमारे पृथ्वी में एक ऐसा बल है जो संपूर्ण वस्तु को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। अर्थात ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल का कार्य कर रही है, जिसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। जिसको सर्वप्रथम न्यूटन ने इसका खोज की, जिससे न्यूटन ने इसका एक नियम भी बना दिया। गुरुत्वाकर्षण बल का एक नियम भी उन्होंने प्रतिपादित कर दिया कि जो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। न्यूटन ने इसकी खोज की सर्वप्रथम। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या है। चलिए, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम के पहले पहले हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। किसी वस्तु का वह बिंदु, किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का वह बिंदु जहां उसका भार सभी दिशाओं में बराबर हो। अर्थात किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां उसका भार सभी दिशाओं में बराबर हो, उसे ही हिंदी में गुरुत्व केंद्र, इसे क्या है, हिंदी में गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है। यह एक काल्पनिक बिंदु होता है जहां पे पूरा उस पिंड का संपूर्ण भार क्या होता है, केंद्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोला जाता है। इसी प्रकार से हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र भी हमारा होता है इसी प्रकार का। अर्थात किसी पिंड का वह केंद्र होता है जिसपे उस पिंड का संपूर्ण भार क्या हो, केंद्रित हो, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र बोला जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक देखिए, एक पिंड है, इसको मान लीजिए एक वस्तु है, इसमें इसका समस्त भार कहाँ पे केंद्रित है, इसको देखिए, हम ऐसे इसको देखिए टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देखिए ये क्या हुआ, इसका समस्त समस्त जो भार होता है इसके केंद्र पर संकेंद्रित है, जिससे क्या है, संतुलित हो चुका है। तो यह क्या है, इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया, इसका जो सेंटर हो गया हमारा, ये जहां पे इसका समस्त भार केंद्रित है, ये इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया। इसी को सेंटर ऑफ मास बोला जाता है, इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, कि जिसका समस्त भार क्या है, एक स्थान पर केंद्रित हो, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है ना आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। और इसका जो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पर दी गई है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है किसी वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होता है वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र किसी वस्तु की स्थिति से अप्रभावित होता है, किसी वस्तु की जो स्थिति होती है उससे अप्रभावित रहता है। और देखिए, गुरुत्वाकर्षण केंद्र किसी वस्तु के भीतर या बाहर हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होता है किसी वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वह वस्तु के केंद्र उसके बाहर भी हो सकता है। किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का अनुमान लगाने का एक तरीका यह है कि कल्पना करें कि वस्तु
एक उंगली पर संतुलन बना रही, जैसे हमने अभी आपको बताया ही ना, जैसे सुदर्शन चक्र होता है ना, उसका सेंटर आपका होता है, उसी बना रहता है। उसी प्रकार मैंने आपको बताया ही, गुरुत्वाकर्षण केंद्र की वजह से ही पता चलता है कि जब कोई वस्तु हिलेगी या सहारा देगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की से ही पता चलता है कि कोई वस्तु हिलेगी या उस पर टिकी रहेगी, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र की वजह से ही पता चलता है कि वस्तु गिरने वाली है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही वजह से पता चलता है कि कोई वस्तु क्या है, अगर वो गिरने वाली है या नहीं गिरने वाली है। मानव शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र दूसरी त्रिक कशेरुका के अग्रभाग में होता है। जो मानव शरीर का गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होता है, हमारा केंद्र दूसरी त्रिक कशेरुका के अग्रभाग में होता है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। चलिए अब जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जो हमारे न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम बनाया, उसके विषय में बात करते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन है, सूत्र है, वो मैं आपको बताऊंगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम का क्या है, मान लीजिए दो द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान के यम1 यम2 द्रव्यमान के दो पिंड है। एक ये हो गया, चलिए यम1 यम2 द्रव्यमान के दो पिंड है। इनके बीच की जो दूरी हमारी है वो r है। ये यम1 द्रव्यमान का पिंड एक है, ये यम2। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला, ये दो पिंड है ना, यम1 यम2, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोला गया कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अर्थात दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं उनके बीच की उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात 1/r²। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को जब मिलाते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 अपान क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर G, कैपिटल G हो जाएगा, m1 m2 अपान r²। ये हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम का यही सूत्र है। ठीक है, जहाँ पे G हमारा क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G क्या है, नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जी हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, नियतांक है। जैसे G का मान जो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के
समानुपाती होता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के, उनके ये जो बीच की दूरी है ना, उनके बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की जो मध्य बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा जो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिला देंगे तो m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यह बराबर होगा g m1 m2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पे g हमारा क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 घाते -11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, ग्रेविटी फील्ड अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, चलिए गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, किसी पिंड, कोई पिंड मान लीजिए, कोई पिंड है यहाँ पे, कोई पिंड रखा हुआ है, किसी पिंड के बाहर का वह क्षेत्र, किसी पिंड के इसके बाहर के जो वह एरिया, इस पे कोई अन्य पिंड अगर लाए तो लाने पर आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, किसी पिंड के बाहर का वह क्षेत्र जिसपे कोई अन्य पिंड अगर उसके क्षेत्र में लाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो बल का अनुभव किया जा सकता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहा कहते हैं। अर्थात कोई पिंड के बाहर का वह एरिया हो गया, ये बाहर के जैसे कोई एरिया है, इसमें कोई अगर अन्य पिंड अगर इसको लाते हैं तो ये जहाँ पे इसके आकर्षण बल का अनुभव होने लगे तो वही हमारा जो एरिया होता है, उसके चारों तरफ का पिंड का जो एरिया होता है हमारा, उसी पिंड के चारों तरफ का जो एरिया होता है वही हमारा क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, किसी पिंड के बाहर का वह एरिया जिसमें कोई अन्य पिंड अगर लाते हैं तो वह क्या है, आकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। उसके बाहर का वह एरिया जो होता है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होती है, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो बल कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, एकांक द्रव्यमान को क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो बल कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। ठीक है, एकांक द्रव्यमान को चलिए लिख देते हैं, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो बल कार्य करना पड़ता है, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। इसे आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
अर्थात क्या हो गया, एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में, एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो बल कार्य करता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। उसे क्या बोलता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर एफ अपान यम। यम क्या है, पिंड का द्रव्यमान है। यम क्या है, पिंड का द्रव्यमान है। एफ क्या है कि एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो बल कार्य करना पड़ा हमें, जो बल लगाना पड़ा, वही हमारी गुरुत्वीय क्षेत्र की ये तीव्रता हो गई। ठीक है, माना। चलिए आगे इसका डेरिवेशन है, मैं करा देता हूं। माना जो कैपिटल यम, मान लेते हैं कैपिटल यम द्रव्यमान वाला पिंड है कोई, माना कैपिटल यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, द्रव्यमान, कैपिटल यम द्रव्यमान का पिंड, पिंड आर दूरी पर, कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित स्मॉल यम द्रव्यमान के पिंड के, स्मॉल यम द्रव्यमान के, स्मॉल यम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। मानते हैं दो द्रव्यमान है, एक दो द्रव्यमान है हमारा, है एक जिसका द्रव्यमान हमारा है कैपिटल यम, दो द्रव्यमान है इस जिसका द्रव्यमान का मान है कैपिटल यम, एक छोटा द्रव्यमान हमारा है जिसका जो मान है स्मॉल यम। इसके बीच की जो डिस्टेंस दे दी गई है आर है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हो जाएगा एफ बराबर जी कैपिटल यम स्मॉल यम बटे आर स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू द जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये हमारा ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। जबकि अभी हमने बताया कि आई बराबर क्या होता है, एफ अपान यम होता है ना, आई बराबर बताया ना एफ अपान यम। तो यहाँ एफ के मान यहाँ पे रख दीजिए, तो एफ का मान जब रखेंगे तो कैपिटल यम बटे स्मॉल यम बटे यम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे स्मॉल यम से स्मॉल यम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर जी यम बटे आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का हमारा ये सूत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हमारा क्या है अगला टॉपिक, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। जब किसी पिंड को हम क्या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे की तरफ गिरने लगती है। वह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह नीचे की तरफ आते हैं। जैसे कि पृथ्वी के क्षेत्र में स्थित कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव करती है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण को उस वस्तु के रूप में वर्णित किया जाता है जो उस पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण उत्पन्न करती है। इसे जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो जी का मान हमारा होता है, इसको क्या बोलते हैं, जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह हमारा क्या है, एक त्वरण हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण हमारा क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण हम जानते हैं सदिश राशि है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय क्या त्वरण हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके हम। अब रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध क्या होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और स्मॉल जी में संबंध, स्मॉल जी में क्या है संबंध। चलिए यहाँ पे एक मान लीजिए पृथ्वी बनाते हैं। ये क्या हमारी पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान हम द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल यमी है। ठीक है, कैपिटल यमी है। इसके पृथ्वी की सतह पर मान लीजिए स्मॉल यम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है।
ये हमारा क्या है, पिंड है, स्मॉल m द्रव्यमान का, ये पिंड क्या हुआ, रखा हुआ है, और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है उसको मानते हैं कैपिटल आर ई। ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल यमी है, कैपिटल यम ई, इसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल यमी है। चलिए माना माना पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का जो द्रव्यमान है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल यम ई है, यम ई है। और जो हमारा पिंड का जो द्रव्यमान है उसकी सतह पर रखा हुआ, ये पृथ्वी की सतह पर मान लिया कोई पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी की सतह पर रखे हुए पिंड का द्रव्यमान, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर रखे हुए पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान क्या है, पिंड का जो द्रव्यमान है हमारा, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल यम है। और जो पृथ्वी की हमारी जो त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है हमारी, पृथ्वी की जो त्रिज्या है आर ई, कैपिटल आर ई, ठीक है। पृथ्वी की सतह और इसके बीच के जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसके बीच की जो डिस्टेंस हो गया वो क्या है, आर ई हो गया। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के अनुसार हो गया आर ई, ये कैपिटल एम ई इसका द्रव्यमान है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, ठीक है। मानिए कोई पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान यमी है, द्रव्यमान क्या है, यमी है, उसके सतह पर एक पिंड रखा हुआ है, कोई पिंड रखा गया है जिसका द्रव्यमान हम स्मॉल यम मान लेते हैं। स्मॉल यम द्रव्यमान को कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, और पृथ्वी की सतह से पिंड का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान की जो बीच की दूरी है आर ई है, ये आर ई हमारा हो गया है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह बराबर जी एम ई एम बटा आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, यम बराबर यम ए, यम बराबर क्या है, यम बराबर यम ए होता है ना, यम बराबर यम जी, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे दोनों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों की तुलना करने पर, समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम जी बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एम से एम कट जाएगा, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर जी एम ई बटे आर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और कैपिटल जी स्मॉल जी के बीच के जो संबंध का सूत्र निकल के आया, जी बराबर जी एम ई बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम, जी बराबर जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा
कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध का सूत्र हमारा जी बराबर जी एम ई बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यम इससे यम क्या हमारा कट गया है, यम से यम क्या हो, समीकरण 1 2 से यम कट गया है, यम से यम कट गया है, तो जी बराबर जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध का यही हमारा एक सूत्र निकल के गया, इसको याद रख लीजिएगा, यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान का जो कोई पिंड है उसको अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो बल कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वो कहता है उसे गुरुत्वीय विभव का बोलते हैं। एकांक द्रव्यमान के पिंड को, जैसे मान लीजिए ये कोई ये कोई पिंड है, इसके बाहर का एरिया का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा ना, इसके बाहर के एरिया जो है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। और एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है, मान लीजिए एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसको अनंत से, कोई निश्चित स्थान से नहीं, उसको अनंत से अनंत बोलना बहुत जरूरी है गुरुत्वीय विभव में। जो गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर कोई यम द्रव्यमान का पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, अनंत से, इसको अनंत से, अनंत से, अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, यह क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र, इसको है गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो हमारा कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय विभव बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय विभव बोलते हैं। गुरुत्वीय विभव बोला जाता है, इसको वी के द्वारा डिनोट किया जाता है, वी बराबर डब्ल्यू अपान यम। जो गुरुत्वीय विभव का हमारा जो मान होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, गुरुत्वीय विभव हमारा से क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, ये हमारा क्या है, कोई पिंड है, कोई पिंड है हमारा, इसके बाहर का एरिया जो है एक गुरुत्वीय क्षेत्र का कार्य कर रहा है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी अन्य द्रव्यमान को, कोई अन्य द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ा, ये जो वर्क करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय विभव बोला जाता है। गुरुत्वीय विभव हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर है ना। एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है हमारा, एकांक क्यों बोला गया, डब्ल्यू अपान एम लिखा गया है ना, इसलिए एकांक द्रव्यमान, एकांक से बोलने का मतलब अपान में आ गया, सीधा सा सिंपल सा है। एकांक द्रव्यमान के कोई पिंड को, एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है हमारा, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ा हमें, वही हमारा गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसको वी के द्वारा डिनोट किया जाता है, गुरुत्वीय विभव को हमें वी से द्वारा डिनोट करते हैं, इसका मान हमेशा क्या है, निगेटिव में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, द्रव्यमान, मास किसे बोला जाता है, द्रव्यमान क्या होता है, चलिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, वस्तु में उपस्थित उसकी पदार्थ की मात्रा क्या होती है, उसकी द्रव्यमान कहलाती है। वस्तु उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको द्रव्यमान बोलाता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान वस्तु उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। वस्तु उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको द्रव्यमान बोला जाता है। इसको यम के द्वारा डिनोट किया जाता है, इसको यम से लिखते हैं, द्रव्यमान को क्या यम के द्वारा डिनोट किया जाता है। यह क्या है, एक अदिश राशि है। द्रव्यमान हमारा क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है हमारा, अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमारा क्या है, द्रव्यमान हमारा है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, अदिश राशि। द्रव्यमान हमारा क्या है, अदिश राशि है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का जो मात्रक हमारा होता है ये होता है किलोग्राम, किलोग्राम। एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रा क्या होता है, ग्राम होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह क्या है, एक अदिश राशि है। अब इसके बाद कहता है भार क्या होता है, भार, भार, वेट, वेट बताइए, भार, भार क्या होता है, चलिए भार, भार क्या होता है,
भार क्या होता है, द्रव्यमान हमारा हो गया, और भार क्या हो गया, द्रव्यमान। भार क्या है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, हम लोग को मालूम है डब्ल्यू बराबर क्या है, एम जी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। अर्थात इसको इसको डब्ल्यू को एफ से भी लिख सकते हैं, एफ बराबर एम जी भी लिख सकते हैं, एफ बराबर भी एम जी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एम जी, एफ बराबर ही एम जी लिख सकते हैं, इसको डब्ल्यू बराबर भी एम जी लिख सकते हैं, एफ बराबर भी एम जी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ जो खींचती है, वही हमारा क्या होता है, उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। कोई भी किसी भी पिंड को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी जिस बल से उसको अपनी तरफ खींचती है वही क्या है, उसका भार कहलाती है। अर्थात डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, जो भार का मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको न्यूटन में लिखा जाता है, न्यूटन होता है। ठीक है, से 1 किलोग्राम, 1 मिनट, भार का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया हमारा, भार का मात्रक न्यूटन हो गया। चलिए बताइए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का जो है चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का जो है चंद्रमा पर भार कितना होता है, पृथ्वी की तुलना में कितना होगा, पृथ्वी की किसी वस्तु पर चंद्रमा का जो भार होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। ठीक है, किसी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। ठीक है, पृथ्वी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार होता है, चंद्रमा पर भार पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। ठीक है, किस अर्थात चंद्रमा पर भार बराबर, चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 इंटू पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी पर जो है वस्तु का भार, पृथ्वी पर वस्तु भार। अगर हमसे पूछा जाए पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होगा चंद्रमा का, अगर पूछा जाए पृथ्वी पर पृथ्वी पर वस्तु का भार बताइए, पृथ्वी पर वस्तु का भार, तो हम बताएंगे कि 6 गुना होता है चंद्रमा का, चंद्रमा का कितना होगा, 6 गुना होता है। छह गुना चंद्रमा का, 6 गुना क्या है, चंद्रमा का 6 गुना होता है। ठीक है, ये क्लियर है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसी वस्तु का जो पृथ्वी पर भार चंद्रमा का कितना होता है और चंद्रमा का पृथ्वी पर का कितना होता है। ये क्लियर हो गया ना, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, पृथ्वी का 6 गुना होगा, और पृथ्वी पर चंद्रमा का 1/6 गुना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या होता है, कहते नहीं हम तुमको इतना तेज से मारेंगे तुम पलायन कर जाओगे, तो वही हमारा क्या है, पलायन वेग है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है, पलायन वेग क्या होता है, वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को, पृथ्वी के क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोला जाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का मान लीजिए, ये पृथ्वी हमारा है, पृथ्वी के बाहर का एक एरिया, एक रेंज होगा, एक रेंज होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर का वह एरिया, पृथ्वी के बाहर का ये एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र बोला जाता है। अभी बताया हमने आपको, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। अर्थात पलायन वेग क्या होता है, पृथ्वी पर से किसी भी
पिंड को, किसी भी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर अगर इतनी तेजी से फेंके कि वह हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करे, पार कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पलायन वेग बोला जाता है। अर्थात वह जिस वेग से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंका गया, वह जो वेग हो गया हमारा पलायन वेग कहलाया जाएगा। ठीक है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, पलायन वेग, पलायन वेग पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पृथ्वी की सतह पर, सतह पर पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान जो होता है, पलायन पलायन वेग का मान जो होता है 11.2, पलायन वेग का मान कितना, 11.2, 11.2 किमी प्रति सेकंड। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से अगर फेंकेंगे तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और पृथ्वी पे पुनः कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, वो पृथ्वी पर पुनः कभी वापस लौट के नहीं आएगा। अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर हम फेंकते हैं ऊपर की दिशा में, तो वह क्या करेगा, वो पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और पृथ्वी पे दोबारा कभी नहीं लौट कर आएगा। उसे ही क्या बोलते हैं, यह जो वेग होता है हमारा, जिस वेग से हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंके हैं, वही वेग हमारा क्या है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, पलायन वेग कहलाता है। इसे इसका जो मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जी यक्की जी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इससे हम अगर किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंकेंगे तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करेगा, पार कर जाएगा और पृथ्वी पर पुनः वापस कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पलायन वेग बोला जाता है। और चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान कितना होता है, चंद्रमा पर चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, बताइए। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बताइए। चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान कितना होता है, एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान कितना होता है, जो चंद्रमा पर हमारा पलायन वेग का मान होता है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जो हमारे चंद्रमा पर जो पलायन वेग है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इतने वेग से अगर फेंकोगे ना तो वो पलायन कर जाएगा, चंद्रमा की सतह को पार कर जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या है, पार कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कैप्लर का नियम, ग्रह संबंधी जो नियम हमारे जो दिए गए हैं कैप्लर साहब ने दिए हैं। ग्रह संबंधी 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किया है। कैप्लर का जो पहला नियम, दूसरा नियम, 3 नियम इन्होंने दिया है। कैप्लर के जो पहला नियम जिसे कक्षाओं का नियम बोला जाता है, दूसरा नियम है जिनको हम समान क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं, तीसरा नियम जो है उन्हें हम बोलते हैं कालों का नियम या कालों का नियम बोला जाता है। ठीक है, तो 3 नियम है कैप्लर के ग्रह संबंधी, क्या है, 3 नियम है। चलिए देखते हैं कैप्लर को जो ग्रह संबंधी तीनों नियम क्या है। पहला नियम क्या है, जिसको कक्षाओं का नियम बोला जाता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। देखिए कैप्लर का पहला नियम क्या है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, प्रत्येक ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता है, जबकि सूर्य अपने दो फोकसों में से एक पर स्थित है, जैसा कि नीचे दिया गया है। जैसा कि नीचे, यह सूर्य हमारा है, ये सूर्य है, ये हमारे क्या है, ये ग्रह है, इसके चारों तरफ क्या है, ग्रह हमारे क्या है, निश्चित कक्षा में गति कर रहे हैं। ठीक है, गति कर रहे हैं। निकटतम बिंदु P है और सबसे दूर, इसका जो निकटतम बिंदु क्या हमारा P है, इसको P के द्वारा डिनोट किया गया है, P है, ये निकटतम बिंदु क्या है, P है, और दूर वाला बिंदु हमारा क्या है, A है। जो ग्रह सबसे निकटतम बिंदु है उसको हम P के द्वारा डिनोट किए हैं, और जो सबसे दूर है उसको A के द्वारा डिनोट किया गया है। यहाँ जो P को पेरीहेलियन, ये जो सबसे निकट सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है उसको पेरीहेलियन बोला जाता है। ठीक है, पेरीहेलियन
पेरीहेलियन बोला जाता है, पेरीहेलियन। और जो सबसे दूर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अपहेलियन, अपहेलियन। सबसे जो दूर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अपहेलियन, अपहेलियन। ठीक है। पहला नियम, कक्षाओं का नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और सूर्य क्या है उनके मुख्य फोकस पर होता है, इसे केपलर का पहला नियम बोला गया है। ठीक है। और जो सबसे निकट वाला जो ग्रह होता है उसको पेरीहेलियम बोला जाता है, और जो सबसे दूर वाला ग्रह होता है उसको अपहेलियन बोला जाता है। ठीक है। चलिए, ये तो हमारा पहला नियम हो गया। अब हमारा जो दूसरा नियम क्या है वो हम आपको बताते हैं। दूसरा नियम चलिए देखते हैं, दूसरा नियम क्या है। जिसे समान क्षेत्रफल का नियम वो भी बोला जाता है। केपलर का जो दूसरा नियम है ग्रह संबंधी, वो उसको समान क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं। केपलर का दूसरा नियम समान क्षेत्रफल का नियम क्या है, किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, ये सूर्य है, इसको जो एक रेखा ये बनाई गई है, ये मान लीजिए ये पोल है, पी पॉइंट पर है, यहाँ पे पी डैश दिया गया है। ये ग्रह हमारा यहाँ से गति करके ये वी वेग से मान लीजिए गति कर रहा है, वी वेग से गति करके पी डैश पॉइंट पर अगर पहुंचा, यहाँ पे इसका भी वेग क्या है, अभी वी है। क्या कहा गया, किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को कवर करती है। ठीक है। समान क्षेत्रफल का नियम क्या है, अर्थात समान क्षेत्रफल, किसी भी ग्रह को सूर्य से जो मिलाने वाली रेखा होती है समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, समान क्षेत्रफल कवर करती है। यह नियम उन अवलोकनों से आता है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तो वे धीमी गति से चलते हैं, और जब वे सूर्य के करीब होते हैं तो वे धीमी गति से चलते हैं। देखिए इसका जो नियम क्या है, समान क्षेत्रफल कैसे पार किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे ये मान लीजिए ये ग्रह यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक जब गति किया तो इसका जितना ये क्षेत्रफल यहाँ पे पार किया इतना ही क्षेत्रफल ये हमारा ये भी होगा। ठीक है। समान क्षेत्रफल का नियम यही है। समान क्षेत्रफल का नियम क्या है, कोई भी ग्रह जो होता है हमारा वो समान समय में किसी भी ग्रह को सूर्य से जो जोड़ने वाली रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। यह ग्रह संबंधी जो है हमारा केपलर का दूसरा नियम है। पहला नियम हमारा था क्या था, पहला नियम था कक्षाओं का नियम था। पहला नियम था क्या, केपलर का ग्रह संबंधी जो पहला नियम था उसे कक्षाओं का नियम बोला गया है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और सूर्य जो होता है उनके मुख्य फोकस पर स्थित होता है। जो सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह होता है उसको पेरीहेलियन बोला जाता है, और जो सबसे दूर होता है उसको हम अपहेलियन कहते हैं। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, समान क्षेत्रफल का नियम है कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात जो इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्रफल होगा, अगर ये मान लीजिए यहाँ से गति करता हुआ मान लीजिए एक क्यू पॉइंट बना देते हैं, यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ के से यहाँ के बीच के जो क्षेत्रफल हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, समान होगा। ठीक है। अगर ये क्षेत्रफल यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ से यहाँ के बीच के जो क्षेत्रफल हमारा होगा वो हमारा समान होगा। ग्रह संबंधी है जो हमारा केपलर का दूसरा जो नियम है, अर्थात समान समय में समान क्षेत्रफल पार करेगा। ये अगर ये यहाँ पे अगर आ गया, मान लीजिए इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, तो यह भी है कि हमारा क्या है, समान क्षेत्रफल पार करेगा। ये ग्रह संबंधी जो दूसरा नियम समान समय समान क्षेत्रफल पार करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते जो तीसरा नियम क्या है, जिसे कालो का नियम बोला जाता है, ग्रह संबंधी तीसरा नियम है। चलिए इसे क्या बोला गया है, किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिए गए समय, मान लीजिए ये मैं फिगर के द्वारा आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है। ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये क्या है सूर्य, ये क्या है हमारा सूर्य है, ये क्या है हमारा सूर्य है, ये क्या है अर्ध दीर्घ अच्छा है, ये क्या है अर्ध दीर्घ, ये अर्ध दीर्घ अच्छा है, अर्ध दीर्घ अच्छा है। इसको ए के द्वारा मान लीजिए हम ए के द्वारा डिनोट कर देते हैं, अर्घ दीर्घ अच्छा है। ठीक है। और ये एक चक्कर पूरा लगाने में एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगा उसको आवर्तकाल बोला गया। आवर्तकाल इसको टी के द्वारा डिनोट किया गया, टी के द्वारा डिनोट किया गया। एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जो समय लगा उसको आवर्तकाल बोल दिया गया। ठीक है। चलिए किसी ग्रह का सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिए गए समान आवर्तकाल का वर्ग
इसका वर्ग समान आवर्तकाल का वर्ग, उसकी दीर्घ वृत्तीय कक्षा के अर्घ दीर्घ अक्ष की, यह दीर्घ वृत्तीय कक्षा है, यह यहाँ से यहाँ तक पूरी कक्षा जो उसकी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक को पूरा हम क्या बोलते हैं, दीर्घ दीर्घ वृत्तीय कक्षा है ये दीर्घ दीर्घ वृत्तीय, ये दीर्घ वृत्तीय कक्षा है, ये यहाँ से यहाँ तक दीर्घ वृत्तीय कक्षा है, और इसका जो हाफ कर देंगे अर्ध दीर्घ वृत्तीय कक्षा है। ठीक है, इसका संपूर्ण चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसका वर्ग, उसका बोला गया है वर्ग, वर्ग प्रोपोर्शनल टू क्या बोला गया है, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के, अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है, ए हमारा है, इसकी तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में, एक पूर्ण चक्कर का बोला गया है, आवर्तकाल बोला गया है, इसका वर्ग जो होता है अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको हटाएंगे तो के ए क्यूब हो जाएगा, जहाँ के हमारा क्या है, एक कैपलर नियतांक इसको बोला गया है, कैपलर, जहाँ के बराबर क्या हो जाए, कैपलर नियतांक, कैपलर नियतांक है ये, कैपलर नियतांक, अर्थात टी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यूब हो जाएगा। और इसको टी बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट के ए क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये, या फिर लिखते हैं टी बराबर, ऐसे ही लिखते हैं टी बराबर अंडर रूट के ए क्यूब। ठीक है, ये हमारा तीसरा नियम है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, केपलर के ग्रह संबंधी जो 3 नियम क्या है, पहला क्या है, कक्षाओं का नियम, सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गत करते हैं, और सूर्य उसका क्या होता है, मुख्य फोकस पर होता है। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, और इसमें जो पहले नियम में क्या था, जो सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह होता है उसको पेरिहेलियन बोला जाता है, सबसे दूर वाले ग्रह को अपेहेलियन बोला जाता है। दूसरा नियम क्या है हमारा, समान क्षेत्रफल का नियम है, सभी ग्रह जो सूर्य से समान समय में समान क्षेत्रफल पार करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह जो सूर्य से समान समय में समान क्षेत्रफल पार करते हैं, ये हमारा दूसरा नियम हो गया है। और तीसरा नियम जो हमारा क्या है, कालों का नियम बोला गया है, अर्थात किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर जो होता है पूरा लगाया गया है, उसका स्क्वायर और उसके अर्ध दीर्घ वृत्त के तृतीय घात के समानुपाती होता है। और इसको अगर हम यहाँ से ए क्यूब, यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो के हो जाएगा, जहाँ के हमारा कैपलर नियतांक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर जहाँ ना समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा ऑफलाइन मोड में भी आपको वीडियो डाल दी जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा वो आपको सेशन कैसा लगा, तो एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके आप लोग बताइए। जी पायल जी गुड आफ्टरनून सभी को, अक्की जी सभी लोग आ जाइए एक बार, सूरज साहू जी एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ग्रेविटेशन का हमने आज ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी इस चैप्टर सभी खत्म कर दिया जाए, जिसके बाद क्या है हम एमसीक्यूज लेकर आपके पास आएँ, जिससे आप क्वेश्चन को हल करने में मज़ा भी आए और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।